आज हम बेसिक से पढ़ेंगे कि डीपीएसपी होते क्या हैं, क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ है हमारे डीपीएसपी जो हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं स्टेट पॉलिसी के। हमारी स्टेट, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी क्या होगी। अगर कोई भी पॉलिसी इन चीज़ों के खिलाफ जाएगी तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। ठीक है, बस आप ये समझिए। बेसिकली ये आर्टिकल 36 से 51 तक होते हैं। पार्ट 4 में इनको मेंशन किया गया है और ये हमने बोरो किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है और आयरलैंड ने भी इनको कॉपी किया था स्पेन से। स्पेन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखे हुए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहाँ से कॉपी किया आयरलैंड ने और आयरलैंड से बोरो किया हमने। जो हमारे अम्बेडकर साहब थे उन्होंने इनको नोवल फीचर्स कहा था कि ये बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं, नोवल फीचर्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आपको फिलोसॉफी जाननी है तो आपको किसको जानना पड़ेगा, तो आपको डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को एक साथ पढ़ लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाहता है। ग्रेनमी रोस्टिल साहब जो थे, इन्होंने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को मिलाकर के एक बात बोली थी कि कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरीके से। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की कंसाइंस जाननी है तो ये क्या है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को समझ लीजिए, आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ जाएगा। अब देखो फीचर्स क्या क्या होते हैं डीपीएसपी के। फीचर्स हैं, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस हैं। ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसको, लेजिस्लेटिव को, एग्जीक्यूटिव को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि कैसे काम करना चाहिए आपको। इनको एक नाम से और जाना जाता है और वो नाम क्या है, वो नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रक्शंस देने के। ये दो चीज़ों को इस्टेब्लिश करते हैं। पहली चीज़ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, दूसरी चीज़ सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है, लेकिन ये किस चीज़ को इस्टेब्लिश नहीं करते, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश नहीं करते। तो ये दो चीज़ों को इस्टेब्लिश करते हैं, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है, उसके बाद ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं। अगर इनका उल्लंघन हो रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, इसको याद रखिएगा। ये जस्टिसेबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है, अगर उन आपके फंडामेंटल राइट्स पे कोई दिक्कत आती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर डीपीएसपी के साथ ऐसा होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। अब इसकी कोई ऑफिशियल क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्लासिफिकेशन बांटते हैं इसको। एक सोशलिस्ट है, एक इंटेलेक्चुअल है और एक गांधीयन है। देखो 38, 39, 41, 42, 43 ये सोशलिस्ट है, समाजवाद की बात करते हैं। और 40, 43, 46, 47, 48 गांधीयन है और बाकी जो बचा वो इंटेलेक्चुअल है। सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियली मेंशन नहीं है कि भाई ऐसी क्लासिफिकेशन कोई है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल वाइज। आर्टिकल 36 में क्या दिया गया है, सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है स्टेट की कि स्टेट होगी क्या, व्हाट इज द स्टेट। और वो डेफिनेशन सेम दी गई है जैसी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 में दी गई है, जैसे कि आर्टिकल 12 में दी गई है। ठीक है, सेम डेफिनेशन है। आर्टिकल 37 कहता है कि ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये फंडामेंटल है गवर्नेंस के। इनके बिना गवर्नेंस चल ही नहीं सकती। अगर कहीं पे गवर्नेंस करनी है हमें तो इनको तो हमको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो ये कीवर्ड है कि फंडामेंटल इन गवर्नेंस क्या होते हैं, डीपीएसपी होते हैं, ना कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 38 की। देखो आर्टिकल 38 बोलता है कि सोशल ऑर्डर कैसा होना चाहिए और जस्टिस कैसा होना चाहिए। अब हमने सोशल ऑर्डर सबसे पहले 38 में क्यों रखा है, अब मैं इसको आपको ना थोड़ी सी कहानी समझाता हूँ। इसमें क्या था, जब हम आज़ाद हुए तो हमारा सोशल ऑर्डर बहुत गड़बड़ था। ऊंच नीच, जात पात, धर्म के आधार पे दंगे, पाकिस्तान बन गया, सब देश बट गया। तो हमें सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी कि हमें सोशली अपने को ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन करना पड़ेगा, हमें लोगों का वेलफेयर करना पड़ेगा, वेलफेयर ऑफ पीपल करना पड़ेगा। सभी का, सभी लोगों की भलाई करेंगे तभी तो सभी लोग समान हो पाएंगे ना। किसी एक की भलाई कर दी, किसी दूसरे की भलाई नहीं की तो सोशल ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या कहा, वेलफेयर ऑफ पीपल करेंगे हम। तो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया, आर्टिकल 38 में। हमने कहा सोशल ऑर्डर को मेंटेन करेंगे हम न्याय के द्वारा, जस्टिस के द्वारा, और वो जस्टिस सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली देंगे। न्याय सभी को मिलेगा भाई। उसके बाद हमने कहा बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी असमानता बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। मैं 1947 की बात कर रहा हूँ जब डीपीएसपी जोड़े गए थे। इनको हमें कम करना है। कैसे करेंगे, इनइक्वालिटी थी कहाँ,
सबसे पहले थी इनकम में, किसी के आय बहुत ज़्यादा थी, किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा था। स्टेटस में कोई लैंडलॉर्ड बना हुआ था, कोई बेचारा बिल्कुल गरीब। फैसिलिटीज अलग अलग मिल रही थी, फैसिलिटीज में इनइक्वालिटी थी, और अपॉर्चुनिटी में भी इनइक्वालिटी थी। किसी के पास अपॉर्चुनिटी भर भर के थी, किसी के पास थी ही नहीं। तो इसका कीवर्ड क्या है कि आईएफएस बनने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आईएफएस में आई से क्या बनेगा, इनकम, एफ से क्या बनेगा, फैसिलिटीज, और एस से क्या बनेगा, स्टेटस। तो ये सब कुछ किस में था, ये सब कुछ था आपका आर्टिकल 38 में। यहाँ तक समझ आ गया। आर्टिकल की बात करते हैं 39 की। आर्टिकल 39 बोलता है, अभी हमने समाज में सब कुछ बराबर किया। आर्टिकल 39 बोलता है कि एक एलडीसी है, उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाना है, अपने गांव के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं पीएचसी और एलडीसी, ठीक है। एल से क्या बनेगा, लाइवलीहुड, सभी को अपनी आजीविका कमाने का। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, अपना कमाई करने का अधिकार है। लाइवलीहुड तो सभी कमाएंगे भाई, ये तो होना ही चाहिए। एल से क्या बनेगा, लाइवलीहुड। डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए किस चीज़ का, मिनरल रिसोर्सेज का। अब हमारे देश में क्या था, अब कहीं सब कुछ प्राइवेट ना ले ले, तो सरकार ने क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल का बराबर करेंगे। तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना है। सी से क्या बनेगा, एल से लाइवलीहुड, डी से डिस्ट्रीब्यूशन करो मिनरल रिसोर्सेज का, और सी से क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है, कोई एक इंसान आज़ादी के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए जो सारी की सारी वेल्थ को अपने पास इकट्ठी कर ले, और वो फिर धीरे धीरे क्या बन जाए, वो फिर धीरे धीरे सरकार चलाने लगे, और वो धीरे धीरे हम फिर से गुलाम हो जाए। इसलिए किसी के भी पास हद से ज़्यादा कंसंट्रेशन वेल्थ की नहीं होने देनी है, उस पर चेक बैक रखना है। इसीलिए सीआईडी और इसीलिए ईडी इसीलिए काम करती हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो किसी के पास। ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, प्रिवेंट करना है हेल्थ को। भाई स्वस्थ तो देश का ठीक रहेगा, तभी तो सब कुछ अच्छा रहेगा ना। तो प्रिवेंशन करना है किस चीज को, हेल्थ को। ई में क्या लिखा हुआ है, इक्वल पे होनी चाहिए इक्वल वर्क के लिए। कोई लड़का लड़की बुजुर्ग बच्चा जो इक्वल काम करेंगे, अगर दो बच्चे इक्वल काम कर रहे हैं 5-5 घंटे, तो उनको इक्वल पे दो। ये किस में लिखा हुआ है, सामाजिक डेमोक्रेसी है ये, सोशल डेमोक्रेसी है ये। ऑप्शन एफ में क्या लिखा हुआ है, पीएचसी में सी का मतलब है चिल्ड्रंस का डेवलपमेंट करो। चिल्ड्रंस जो है उनको पढ़ाई दो, उनको अच्छा स्वस्थ दो, उनको विकास ना रुके इसलिए उनको न्यूट्रिशन दो। देखा होगा तुमने बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, बच्चों को दवाई लगाओ, इम्यूनाइज करो, फ्री इम्यूनाइजेशन होता है। जननी सुरक्षा योजना, बच्चे अच्छी तरीके से हमारे फल फूल सके, इसलिए जननी सुरक्षा योजना में जो है टेस्ट कराओ, बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। वो सब इन्हीं से बन के आई हैं। चिल्ड्रन डेवलपमेंट डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी का। आर्टिकल 39A में अमेंडमेंट करके एक चीज जोड़ी गई, इक्वल जस्टिस होना चाहिए, सभी को न्याय समान मिलना चाहिए। जस्टिस, सोशल ऑर्डर बाय जस्टिस आर्टिकल 38 में था, इक्वल जस्टिस आर्टिकल 39A में था। फ्री लीगल एड दीजिए गरीबों को। जो गरीब लोग हैं क्या वो कोर्ट में जाकर के अपना केस लड़ सकते हैं? जी नहीं। तो आर्टिकल 39A में क्या कहा गया, फ्री लीगल एड दीजिए गरीबों को। गरीब जो हैं उनको आप फ्री वकील दीजिए, फ्री सलाह दीजिए, ताकि उनको भी जस्टिस मिल सके। ये आर्टिकल 39A में जोड़ा गया। आर्टिकल 40 बोलता है भाई विलेज पंचायत जो हैं, विलेज पंचायत से रिलेटेड है आर्टिकल 40। वीपी का मतलब क्या है, विलेज पंचायत। आर्टिकल 41 को आपको याद रखना है, वीपिंग, WEEP, वीपिंग, वीप माने रो रहा है। आर्टिकल 41 में वीप में जो W है, W से बनता है राइट टू वर्क, आपको कार्य करने का अधिकार है, आपको कार्य करने से कोई नहीं रोक सकता। ई से बनता है एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन भी है, तो आपके पास राइट टू एजुकेशन भी है। और दूसरे जो पी है, पी से बनता है पब्लिक असिस्टेंस, आपको सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी किस चीज में, अगर आप USDO है,
यूएसडीओ में क्या होता है, यू से बनेगा अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप हैं, अनएम्प्लॉयड अगर आप हैं, बेरोजगारी भत्ता देखा होगा आपने, सरकारों की स्कीम चलती रहती है, बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो भी आपको सरकारी सहायता दी जाएगी। अगर आपकी एज बुजुर्ग हो चुकी है तो भी आपको सरकारी सहायता दी जाएगी। अगर आप बीमार हैं तो भी आपको सरकारी सुविधा दी जाएगी। और अगर आप डिसेबल्ड हैं, डिसेबिलिटी हो गई है, डिसेबिलिटी एक्ट भी बना था 2016 में, तो भी आपको क्या दिया जाएगा, सरकारी सहायता। तो वीपिंग में डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, राइट टू वर्क, ई से क्या हो जाएगा, राइट टू एजुकेशन, और पी से क्या हो जाएगा, पब्लिक असिस्टेंस। ये सब आर्टिकल 41 में आएगा आपका। समझ आ गए यहाँ तक क्वेश्चन। अब है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 बोलता है कि प्रेगनेंसी में महिलाओं को क्या क्या हम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। देखो प्रेगनेंसी का मैटरनिटी एक्ट आया था 2017 में अमेंड होकर के, जो 1961 का एक्ट था वो 2017 में अमेंडमेंट हुआ था। उसमें बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछे थे उन पे। तो ये आर्टिकल 42 में है प्रेग्नेंट वुमेन्स को, कि भाई उनको कम से कम इंसानी कंडीशंस दी जाए और मैटरनिटी रिलीफ दी जाए बच्चा पालने की। आर्टिकल 43 क्या बोलता है, आर्टिकल 43 बोलता है वेज, जो मजदूरी है उसका डिसेंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। जो हमको तनख्वाह मिल रही है उसका डिसेंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब इस वेज में ना आपको दो चीज़ याद रखनी है। एक होता है लिविंग वेज, जीने के लिए कितनी तनख्वाह चाहिए। एक होता है फेयर वेज। लिविंग वेज में क्या होता है, लिविंग वेज में 3 चीज़ें इंक्लूड होती है। लिविंग वेज में एजुकेशन भी होती है, हेल्थ भी होती है, इंश्योरेंस भी होता है। जबकि मिनिमम वेज में सिर्फ फूड, शेल्टर और कपड़ा होता है। देखो 1975 में इंदिरा गांधी जी ने हमारा एक नारा दिया था, रोटी कपड़ा और मकान। एक मूवी भी थी रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा और मकान, फूड शेल्टर क्लोथिंग तो होती है मिनिमम वेज, कम से कम इतना तो होना चाहिए। लिविंग वेज में क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान के साथ पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य भी चाहिए, तो वो होता है लिविंग वेज। एक होता है फेयर वेज। फेयर वेज में क्या होता है, फेयर वेज लिविंग वेज और मिनिमम वेज के बीच में होता है, साफ सुथरा कहीं बीच में। ठीक है। आर्टिकल 43 का जो ए है, इसमें पार्टिसिपेशन कहा गया है कि पार्टिसिपेट होना चाहिए मैनेजमेंट में। इंडस्ट्रीज का जो मैनेजमेंट है, वर्कर्स पे कोई दबाव तो नहीं डाल रहा है, उसमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आर्टिकल 43 के ए भाग में है। और 43 बी में क्या है जी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 43 बी में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आर्टिकल 44 क्या बोलता है हमें, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यूसीसी होना चाहिए। आर्टिकल 45 में क्या है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर करो बच्चों की 6 साल तक। 6 साल तक का बच्चा जो है उसको कुछ पता नहीं होता है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कुछ थोड़ी बहुत सहायता दी जाए, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। तो इसलिए ये आर्टिकल 45 में आता है। 46 कहता है कि प्रमोट करो एजुकेशन को और इकोनॉमी को, किसके बीच में, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बीच में। उनकी 2 चीज़ों पे ध्यान दो, एजुकेशन पे, एजुकेशन दो उनको, और इकोनॉमी अच्छी करो उनकी। आर्टिकल 47 क्या कहता है, आर्टिकल 47 का कहना है जी, 47 में कहा गया है प्रोहिबिट कर दो, बंद कर दो इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स को। जो ड्रिंक्स जो है जैसे शराब वराब हो गई, ये सब हो गया, इन सबको इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स जो है इनको प्रोहिबिट कर दो देश से। और ड्रग्स को, जिन ड्रग्स को, जो नशे की ड्रग्स होती हैं उनको भी। और न्यूट्रिशन राइज करो, न्यूट्रिशन राइज करो बच्चों में, बूढ़ों में, ताकि वो हेल्दी रह सकें। ये 47 कहता है। 48 कहता है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर अपनाओ। एग्रीकल्चर कैसा होना चाहिए, मॉडर्न, नई नई टेक्नोलॉजी वाला। आपको क्वेश्चन देखा होगा आपने, बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं ना एग्रीकल्चर में, यूपीएससी जो पूछता है आपसे, वो यहीं से पूछता है। आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है एग्रीकल्चर कैसा होना चाहिए, मॉडर्न। एनिमल हस्बेंड्री पे ध्यान दो। एनिमल हस्बेंड्री पे ध्यान दो तो क्या करना पड़ेगा आपको, पशुपालन अच्छा कीजिए। उसके बाद एक और वर्ड है काउज पे ध्यान दो, गाय को बचाना है भाई। ये किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 48 में। काउज पे ध्यान दो, एनिमल हस्बेंड्री पे ध्यान दो, मॉडर्न एग्रीकल्चर पे ध्यान दो। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई गाय को लेकर के इतना हो हल्ला होता रहता है इंडिया में हर जगह पे, अगर गाय की प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट लाना होगा तो वो कहाँ से आएगा, वो आर्टिकल 48 के थ्रू आएगा। 48A बना हुआ है, एक 48A बना हुआ है। इसमें कहा गया है फॉरेस्ट को बचाइए, वाइल्ड लाइफ को बचाइए। जो जानवर रह रहे हैं फॉरेस्ट में उनको भी तो बचाना है भाई। तो ये 48A में कहा गया है। 49 में क्या कहा गया है, 49 में कहा गया है जो हमारे स्मारक हैं, जैसे हुमायूं टॉम्ब हो गई, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गई, इन सबको भी बचाना है भाई। तो ये आर्टिकल 49 में कहा गया है।
आर्टिकल 50 में कहा गया है सेपरेट कर दीजिए किस चीज़ को, जुडिशरी को, किससे, एग्जीक्यूटिव से। प्रधानमंत्री जी अपना काम करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो अपना काम करेंगे। इनको अलग अलग कर दो, इकट्ठे मत रहने दो, सेपरेट कर दो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। और आर्टिकल 51 में कहा गया है कि शांति होनी चाहिए पूरी दुनिया में, अपने देश को सिक्योर करेंगे हम, और पीस सेटलमेंट करेंगे। अगर किसी से झगड़ा हो जाएगा तो हम सेटलमेंट पीस के थ्रू करेंगे। चलो भाई शांति से करते हैं, ये आर्टिकल 51 में कहा गया है। अब देखो 4 अमेंडमेंट हुए हैं अब तक डीपीएसपी में, जो 4 अमेंडमेंट्स के थ्रू जोड़ा गया है। 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 में। इसके द्वारा 4 चीज़ें जोड़ी गई। आर्टिकल 39 में जो लिखा था चिल्ड्रन वर्ड वो जोड़ा गया। 39A में फ्री लीगल एड जोड़ी गई। आर्टिकल 48A फॉरेस्ट वाला जोड़ा गया। और 43A में पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट जोड़ा गया। अब देखो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जितना भी ए जुड़ा है, वो चाहे 39A हो, 48A हो या फिर 43A हो, वो सब 42nd के द्वारा जुड़ा है। 44 जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ है उसमें आर्टिकल 38 में सिर्फ एक मिनिमम इनइक्वालिटी जो वर्ड था, मिनिमम इनइक्वालिटी पढ़ी थी ना हमने, IFS साहब अपॉर्चुनिटी से बनते हैं। तो I से क्या था? इनकम, F से क्या था? फैसिलिटी, और S से क्या था? स्टेटस, और O से क्या था? अपॉर्चुनिटी। तो वो सब आर्टिकल 44 अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए थे। अब एक हुआ था आर्टिकल 86 अमेंडमेंट एक्ट। इसमें आर्टिकल 45 में के सब्जेक्ट मैटर को चेंज कर दिया गया था। किसके साथ? आर्टिकल 21A के साथ। ठीक है, तो इस 86 के थ्रू क्या जोड़ा गया था? एजुकेशन को। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ा गया था? एजुकेशन को। तो आर्टिकल 45 में चेंज कर दिया गया था, अर्ली चाइल्डहुड केयर में फ्री एजुकेशन, यहाँ पे फ्री एजुकेशन जोड़ दी गई थी। ठीक है, 97th अमेंडमेंट हुआ था, एक 97th हुआ था। इसमें आर्टिकल 43B जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना 97th, ये 97th अमेंडमेंट हुआ था। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 43B में, एक ही चीज़ जोड़ी गई थी। वाई प्रिंसिपल नॉन जस्टिसेबल, हम इनके खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते? देखो जब हमने ये कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए थे, ये इतने सुफिशिएंट नहीं थे, हमारे पास उस टाइम पे इतना सुफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं था कि हम हर चीज़ को कोर्ट में लेके जा सकते थे। उस टाइम पे क्या थी? वास्ट डाइवर्सिटी थी और बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा थी इंडिया में। तो इसलिए भी हमने इनको कहा कि भाई हर कोई कोर्ट में खड़ा रहेगा, छोड़ो। क्रिटिसिज्म जो है, किसने इसको क्या बोला ये आप खुद से पढ़िएगा, क्रिटिसिज्म ऑफ प्रिंसिपल्स। अब मैं आपको समझाता हूँ यूटिलिटी क्या है डीपीएसपी की, ये काम क्या करते हैं। देखो पहली चीज़, ये काम करते हैं यूजफुल बेकन की तरह कोर्ट्स को। अगर कोर्ट किसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाए तो डीपीएसपी पे जांच के देखेगी कि क्या ये चीज़ डीपीएसपी के खिलाफ तो नहीं जा रही है। अगर नहीं जा रही है तो भाई ठीक है बस। ये डोमिनेट करते हैं बैकग्राउंड ऑफ ऑल स्टेट एक्शन, जितने भी स्टेट के एक्शन होंगे, जितनी भी पॉलिसीज बनेंगी, जितनी भी योजनाएं आएंगी, वो कहीं ना कहीं डीपीएसपी से प्रभावित होंगी, वो कहीं ना कहीं डीपीएसपी से रिलेटेड होंगी। ये फैसिलिटेट करते हैं स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज। ऐसा नहीं है कि भाई आज हमारी एनडीए की गवर्नमेंट है तो उसने कोई पॉलिसी बनाई, कल को यूपीए की गवर्नमेंट आएगी उसको बिल्कुल ही बदल देगी, कल को बोलेगी जीएसटी खत्म। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एम्पलीफाई करते हैं, ये बढ़ावा देते हैं किस चीज़ को? जो प्रियम्बल्स में लिखे हुए वर्ड हैं, सोशलिस्ट को, सेक्युलर को, डेमोक्रेसी को, रिपब्लिक को, ये सब उन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो ये एम्पलीफाई करते हैं प्रियम्बल को। ये सप्लीमेंट्री हैं किस चीज़ के? फंडामेंटल राइट्स के। अगर फंडामेंटल राइट्स में कोई कमी रह गई है तो उसको सप्लीमेंट्री जो उसको पूरा कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? डीपीएसपी कर रहे हैं। ये इनेबल करते हैं ओपोजिशन को कि वो एक्सरसाइज कर सके गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करने में। ओपोजिशन को अगर कोई देखना है कि भाई किसी पॉलिसी का हम विरोध कैसे करें, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी का, तो वो ऐसे कर सकते हैं कि भाई ये पॉलिसी डीपीएसपी के खिलाफ है, आपने अच्छे से काम नहीं किया है। अब एक अच्छी चीज़ समझना कि एक प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, अब 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक है फंडामेंटल राइट, एक है डीपीएसपी, और इन दोनों में झगड़ा हो जाए कि कौन बड़ा, मैं बड़ा कि तू बड़ा। अब इसको समझिएगा। पहला केस हुआ था चंपाकम दोराई राजन केस। चंपाकम दोराई राजन केस हुआ था 1951 में। ठीक है, अब 1951 में क्या हुआ था मैं समझाता हूँ आपको। सरकार कुछ चीज़ों में अमेंडमेंट करना चाहती थी। अब समझिएगा उस टाइम की कहानी। सरकार कुछ चीज़ों में अमेंडमेंट करना चाहती थी। अभी अभी हम आज़ाद हुए थे, कांग्रेस की प्रचंड
एक तरीके से कह लीजिए आप पॉपुलैरिटी थी। कोर्ट भी चाह करके सरकार के खिलाफ नहीं जा सकती थी, अगर कोर्ट चाहे भी तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि भाई फंडामेंटल राइट बड़े हैं या डीपीएसपी बड़ा है। तो कोर्ट ने बोला कि भाई साहब फंडामेंटल राइट ही बड़े हैं, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर देना चाहिए पार्लियामेंट के थ्रू, जिसके बाद हमने पहला अमेंडमेंट किया, चौथा किया, 7th किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने चंपाकम दोराईराजन केस जो 1951 में हुआ था उसमें कहा कि फंडामेंटल राइट बड़े हैं। भाई सरकार के सामने तो कोर्ट को भी झुकना पड़ा उस टाइम पे। तो चंपाकम दोराईराजन केस समझ हो गया। अब हम चलते हैं, फिर आ गया 1967, नेहरू जी का स्वर्गवास हो चुका था, पॉपुलैरिटी थोड़ी डाउन चली गई थी, टाइम हो गया था कोर्ट को भी काम करते करते, साल हो गए थे आज़ादी को 17। पार्लियामेंट, अब कोर्ट ने क्या कहा कि जो पार्लियामेंट है ना वो अपनी मनमर्जी से फंडामेंटल राइट को नहीं बदल सकती, कैन नॉट टेक अवे या एब्रिज एनी फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये तो सैक्रोसेंट है, फंडामेंटल राइट को अपनी मर्जी से नहीं बदला जाएगा। कौन से केस में कहा गया? गोलकनाथ केस में। कब हुआ था? 1967 में। अब कोर्ट ने सरकार को थोड़ी थोड़ी आंखें दिखानी शुरू कर दी, आप ऐसे नहीं छीन सकते भाई। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता, कैन नॉट अमेंड। किस लिए? आप इस नाम पे फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते कि आपको डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना है। डीपीएसपी का बहाना लेकर के, डीपीएसपी के कंधे पे बंदूक रख के आप फंडामेंटल राइट को नहीं बदल सकते, कोर्ट ने ये कह दिया। अब भैया पार्लियामेंट गई, तब पार्लियामेंट ने कहा अरे ऐसे कैसे, हाउ डेयर यू, कि हम नहीं बदल सकते। तो पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया, 24th अमेंडमेंट पास किया, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और कहा कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है, पार्लियामेंट कैन टेक अवे या एब्रिज फंडामेंटल राइट, यानी कि कोर्ट के खिलाफ पार्लियामेंट खड़ी हो गई, एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी शुरू हो गया। फिर एक और अमेंडमेंट किया पार्लियामेंट ने कहा कि हम आर्टिकल 31C को इंसर्ट कर रहे हैं, नो लॉ बी वॉइड फॉर आर्टिकल 39B एंड C अगेंस्ट आर्टिकल 14, 19 और 31, यानी कि पार्लियामेंट ने अपना कॉन्सेप्ट पेलना शुरू कर दिया इसके अंदर। चलो अब कोर्ट चुपचाप बैठ के देखती रही 1967 से 73 तक। 73 में केस आया केशवानंद भारती केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है पॉलिटी की हिस्ट्री का, इसने पूरी पॉलिटी ही बदल के रख दी थी। अब क्या किया गया इसमें, केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ। इसमें कहा गया कि प्राइमेसी और सुप्रीमेसी है डीपीएसपी की फंडामेंटल राइट के ऊपर। किसकी? डीपीएसपी ऊपर है, किससे? फंडामेंटल राइट से। कैसे पता चलता है हमें? आर्टिकल 14 से 19 और 31 से। केशवानंद भारती केस 1973। 1973 के बाद 1975 में इमरजेंसी लगाई गई, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट जा चुकी थी, जनता पार्टी की आ चुकी थी। एक और केस हुआ मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। इन्होंने कहा नहीं भाई हमसे गलती हो गई, पहले फंडामेंटल राइट बड़े हैं डीपीएसपी से, और आज की डेट में क्या है, फंडामेंटल राइट ही बड़े हैं किससे? डीपीएसपी से। चारों केस का ईयर वाइज टॉपिक वाइज समझ लेना, रट्टा मार लेना बस, ठीक है। और इस तरीके से आपके डीपीएसपी लगभग कंप्लीट हो गए हैं।